बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। और ये वाला टॉपिक एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इसमें स्टूडेंट दो पॉइंट्स हैं। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से हम करंट पास करते हैं, बैटरी के ज़रिए करंट देते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस हैं वो अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और इस तरह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, इसके नतीजे में क्या होगा? आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट करते हैं टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी जो जमा वाले आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नफ़ी वाले आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम मिसाल लेते हैं। व्हेन मोल्टन साल्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो मोल्टन स्टेट में है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना आसान है। प्रोडक्ट प्रेडिक्टेबल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेड क्लोराइड, मोल्टन स्टेट में है, या लेड ब्रोमाइड जो कि मोल्टन स्टेट में है। तो ये आयोनाइज होने पर लेड आयन देगा जो कि लिक्विड स्टेट में होंगे और ब्रोमाइड आयन बनाएगा। और स्टूडेंट्स, हमें पता है पड़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड भी होगा और इस प्रोसेस में कैथोड भी होगा। एनोड पर प्लस का चार्ज होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है। जबकि एनोड पर जब प्लस का चार्ज है तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमाइड आयन है ये एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। इलेक्ट्रॉन के खारिज होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं और ये ब्रोमीन खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्री स्टेट में चला जाएगा। और हमारे पास जो दूसरा आयन है वो है लेड आयंस। लेड आयन पर जमा का चार्ज है। ये जमा वाले आयन अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर मनफी का चार्ज मौजूद है और ये लेड आयंस जब कैथोड पर पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के गेन को रिडक्शन कहते हैं और ये लेड आयन क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक और मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है मोल्टन साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सॉलिड था, हमने उसे मोल्ट किया, ये लिक्विड सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पर जमा का चार्ज है और जमा वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन जाएगा? क्लोराइड आयन जाएंगे और क्लोराइड आयन वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और क्लोरीन खुद किस में चले जाएंगे? फ्री स्टेट में चले जाएंगे। और जो दूसरे हमारे पास आयन्स हैं वो है सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ पर जाएंगे? माइग्रेट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ? कैथोड की तरफ, जहाँ मनफी का चार्ज, नेगेटिव चार्ज मौजूद है और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन के गेन को रिडक्शन कहते हैं। यानी कैथोड पे क्या वाक़ हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड हो, मोल्टन स्टेट में हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, वो भी मोल्टन स्टेट में हो, तो प्रोडक्ट को ईजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मसलन कैल्शियम आयन जमा वाले आयन हैं तो वो कहाँ जाएंगे? कैथोड पे और डिस्चार्ज हो जाएंगे सोडियम आयन की तरह। इसी तरह मैग्नीशियम आयन भी डिस्चार्ज हो जाएंगे सोडियम आयन की तरह और क्लोराइड आयन एनोड पर जाएंगे और वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखना चाहें कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब किसी साल्ट के हम एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो बढ़ते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रोड कौन सी स्टेट में हो, इनर्ट स्टेट में हो, यानी ये रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं करेगा, जैसे हमारे पास प्लैटिनम है या ग्रेफाइट है। जब इस तरह की कंडीशन हो और हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को बराइन कहते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड पानी में आयोनाइज हुआ, सोडियम आयन बनाए और क्लोराइड आयन बनाए। और स्टूडेंट्स ये भी हमें पता है पढ़ा कि जो वाटर है वो खुद भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी एच आयन और ओ एच आयन में जो है ना तब्दील हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनोड के ऊपर दो तरह के आयन्स मौजूद हैं। एनोड पर जमा का चार्ज है तो क्लोराइड आयन भी एनोड पर मौजूद हैं और हाइड्रोक्सल आयन भी एनोड पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखना ये है कि कौन सा आयन जो है ना इस एनोड पर डिस्चार्ज हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन जो है ना डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लोरीन एनोड पर जाकर Cl2 फ्री स्टेट में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, लेकिन हाइड्रोक्सल आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाते। उनकी रीज़न ये है, क्लोराइड आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्सल आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कैथोड पर भी दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, सोडियम आयन भी मौजूद हैं और एच आयन भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर जाकर एच आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और फ्री स्टेट में चले जाते हैं। जो सोडियम आयन है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाते। स्टूडेंट्स की रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन आयन है उनका रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर सोडियम आयन से ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होकर जो है ना H2 फ्री स्टेट में चला जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन एज सच रहेंगे। ऐसे आयन्स को आप जो है ना स्पेक्टेटर आयन्स का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने हम लेसन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वो लेसन ये है कि विच आयन्स आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। जब किसी हम साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा जो आयन है वो इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा। वो स्टूडेंट डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक है स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयन, भाई इलेक्ट्रॉन आयन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर या इलेक्ट्रॉन की गेन करने की पावर पे डिपेंड करता है। और स्टूडेंट दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड, तो सॉल्यूशन में जो नेगेटिव आयन है उनका जो ऑक्सीडेशन या डिस्चार्ज होने की पावर है वो इस रेंज में होगी, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज और ऑक्सीडेशन। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रखते हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। और सबसे कम कौन रखते हैं, सल्फेट आयन। स्टूडेंट्स ये भी बात है, यूजुअली सल्फेट आयन्स एंड नाइट्रेट आयन्स नॉट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये डिस्चार्ज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के हवाले से। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। जब स्टूडेंट हमने सोडियम आयोडाइड का पानी में सॉल्यूशन बनाया, ये जो पानी में उसका सॉल्यूशन बनाया गया इसी को एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास सोडियम आयन भी मौजूद हैं और आयोडाइड आयन भी मौजूद हैं। चूँकि पानी खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी आयोनाइज होने पर क्या जनरेट कर रहा है, हाइड्रोक्सल आयन, और क्या जनरेट कर रहा है, एच आयन। और एनोड पर प्लस का चार्ज है, एनोड पर दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, आयोडाइड आयन भी मौजूद हैं और हाइड्रोक्सल आयन भी मौजूद हैं। आप देखना ये है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, कौन सा आयन जो है ना ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास
जो आयोडीन है ये I2 फ्री स्टेट में चला जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। स्टूडेंट सवाल ये है कि आयोडीन क्यों डिस्चार्ज हो पाया, हाइड्रोक्साल आयन क्यों नहीं जो है ना एनोड पे डिस्चार्ज हो पाए? तो रीज़न ये है आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साल आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। यानी यूँ समझाऊँ तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन की लूज़ करने की पावर हाइड्रोक्साल आयन से ज़्यादा है। यही वजह है कि एनोड पर हाइड्रोक्साल आयन के मुकाबले में आयोडाइड आयन डिस्चार्ज हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कैथोड पर स्टूडेंट कौन डिस्चार्ज हो रहा है? वो है हाइड्रोजन आयन। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास कैथोड पर सोडियम आयन भी मौजूद हैं और एच आयन भी मौजूद हैं। तो एच आयन वहाँ पर जाकर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और H2 फ्री स्टेट में चला जाता है। स्टूडेंट्स की रीज़न सिंपल ये है, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा है। यानी हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसी वजह से एच आयन डिस्चार्ज हो पाएंगे और सोडियम आयन डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। हमारे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट का जब हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो सोडियम आयन जनरेट हुए, सल्फेट आयन जनरेट हुए और पानी खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयोनाइज होने पर एच आयन जनरेट कर रहा है और ओ एच आयन जनरेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जमा वाले दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, सोडियम आयन और एच आयन। और नफ़ी वाले भी हमारे पास स्टूडेंट दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, वो हैं सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साल आयन। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा? तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ हमें बता रही है हाइड्रोक्साल आयन का कंसनट्रेटेड फॉर्म में सल्फेट आयन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हाइड्रोक्साल आयन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, 2H2 और 2 मोल वाटर बनेंगे और ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जमा के भी दो तरह के आयन्स मौजूद हैं, सोडियम आयन भी हैं और एच आयन्स भी हैं। सोडियम आयन पर प्लस और एच आयन पर भी प्लस, ये दोनों कैथोड पर मौजूद हैं और दोनों डिस्चार्ज होना चाहते हैं। तो इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है कि उनमें दोनों में से उनका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2H2 फ्री स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। स्टूडेंट्स हमारे पास ये सीरीज़ मौजूद है, इसी सीरीज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो होने वाले रिएक्शंस हैं उनको हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे नए जज्बे के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।